अब इसमें आगे बढ़ते हैं और ये सभी क्वेश्चंस को लेंगे। इससे पहले इसका 4 पार्ट बन चुका है और आप उसको जाकर देख सकते हो, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने किया था, और उस एक्सपेरिमेंट के जरिए एटम में एक न्यूक्लियस होता है और उसका चार्ज नेट चार्ज पॉजिटिव होता है। ये अधिक किया गया था, ये पाया गया था। तो न्यूट्रॉन तो नहीं पाया गया था, तो इसीलिए यहाँ क्या न्यूट्रॉन की जगह क्या होना चाहिए था, न्यूक्लियस होना चाहिए था। ओके, अल्फा रे स्कैटरिंग से न्यूट्रॉन का कुछ लेना देना नहीं है, न्यूक्लियस का लेना देना है। तो ये ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। समझ में आ रहा है, न्यूक्लियस होना चाहिए, न्यूक्लियस का पता चला था अल्फा रे स्कैटरिंग से। अब आते हैं E/m रेशियो ऑफ कैथोड रे इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। मैंने क्या कहा था, यही तो स्पेसिफिक चार्ज है। E/m को ही हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। और ये कैथोड रे के लिए डिफरेंट नहीं होता है डिफरेंट गैस के में, बल्कि एनोड रे के लिए डिफरेंट होता है डिफरेंट, क्योंकि कैथोड रे तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो E का वैल्यू है 1-1.6 × 10⁻19 कूलम अपॉन उसका मास 9.1 × 10⁻31 kg, वो तो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन एनोड रे जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, अब उसमें डिफरेंट गैस के लिए वो डिफरेंट मास होगा और चार्ज होगा। आ रही बात समझे, क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज है वो तो न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, वो आपका एटम क्या गैस का नेचर है, उसका मास क्या है, उसका चार्ज क्या है, इस पर डिपेंड करता है एनोड रे। तो ये कैथोड रे के लिए तो कांस्टेंट होता है, लेकिन एनोड रे के लिए डिफरेंट होता है डिफरेंट गैस के लिए। तो यहाँ पर ये गलती लिख दिया, यहाँ कैथोड रे की जगह एनोड होना चाहिए था। क्या होता, सही स्टेटमेंट क्या था, होना चाहिए था, सही स्टेटमेंट होता है कि द E/m रेशियो ऑफ एनोड रे इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट गैसेस, ये सही होता। लेकिन यहाँ कैथोड रे दे दिया गया है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या फॉल्स है। हाई प्रेशर एंड लो वोल्टेज शुड बी मेंटेन इन द डिस्चार्ज ट्यूब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज। अब यहाँ पर गलती कर दिया, दरअसल लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, मैंने कहा था ना हाई वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट का बैटरी वहां चाहिए और लो प्रेशर चाहिए, शुड बी मेंटेन इन द डिस्चार्ज ट्यूब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रे। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, हाई प्रेशर एंड लो वोल्टेज, ये तो हो ही नहीं पाएगा, फिर तो कैथोड रे रेडिएट ही नहीं हो पाएगा। हमको लोग कलर देख ही नहीं पाएंगे, कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं पाएगा इस सर्कमस्टांसेस में। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। ओके, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये लेते हैं सभी क्वेश्चंस को। द डिस्कवरी ऑफ डैश प्रूव दैट एटम इज डिविजिबल। द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब पहले लोगों को लगता था कि इलेक्ट्रॉन ही अंतिम फंडामेंटल पार्टिकल है, लेकिन बाद में जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा जोसेफ जेम्स थॉमसन पूरा नाम उनका है, उनके द्वारा जब साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा जब इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया कैथोड एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो पता चला कि यार एटम को भी तोड़ा जा सकता है, मतलब एटम के अंदर भी एटम भी किसी चीज से बना हुआ है इलेक्ट्रॉन। उसके बाद तो इससे पहले ही पता चल गया था कि कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है, इवोल्यूशन होता है, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने प्रूव किया हाँ कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको प्रोटॉन कहते हैं। बाद में 1932 में जेम्स चाडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। लेकिन पहला कौन था, इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, जिसे पता चला कि एटम डिविजिबल है, ना कि इनडिविजिबल है। जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम इनडिविजिबल है, जो कि गलत है। आज हम लोग सबको जानते हैं कि बिल्कुल गलत है वो स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन इसका सही आंसर है। एटम के अंदर कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसके चलते एटम के डिफरेंट केमिकल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, जो रिस्पॉन्सिबल है एटम किसी एटम एलिमेंट के एटम के डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर। ठीक है, वही तो इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि देखो अब न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस है, उसके अंदर से थोड़े प्रोटॉन उड़ के आ जाएगा और डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में पार्ट करेगा। ये तो इलेक्ट्रॉन है जो घूमते रहता है अपना ऑर्बिट में। मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बॉन्ड बनाना हो तो यही इलेक्ट्रॉन कभी बाहर निकलेगा, कभी ये करेगा। तो समझ में आ रहा है, जैसे NaCl, तो NaCl जो हम लोग नमक खाते हो, टेबल सॉल्ट NaCl, ये किससे बना होता है, Na++ Cl-, दो आयन से मिला होता है, Na+Cl-। एक प्लस कैसे आया, तो जो सोडियम है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तभी तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तभी तो Na+ लिखा, और Cl- ने उस एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लिया, इसलिए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया।
यही है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। केमिकल का डिफरेंट केमिकल बिहेवियर का जो एलिमेंट का जो डिफरेंट केमिकल बिहेवियर है वो इलेक्ट्रॉन ही कंट्रोल करता है मेनली। आ रही बात समझ में। अब न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल हो गया फिर तो एटम ही स्टेबल नहीं रहेगा। तो बाहर में ये जो फिर एक्सरे जो होता है उसका भी इसी सब से लेना देना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आइंस्टीन की खोज की थी जिसके चलते उनको नोबेल प्राइज मिला था, वो सब भी इसी इलेक्ट्रॉन के चलते होता है। जब लाइट आती है तो एक आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, फाइल जिसको बोलते हैं, फाइल जिन्होंने करते हैं 12th क्लास में पढ़ना है, उससे ज्यादा एनर्जी दोगे किसी मेटल पे तो वो जो लाइट है उस मेटल के इलेक्ट्रॉन को मतलब उस ऑर्बिट से नॉकआउट कर देगी। तो अब उस मेटल पे करंट फ्लो करने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिधर बहती है मान लो उसके अपोजिट में क्या पड़ता है, करंट बहता है। अगर इलेक्ट्रॉन की धारा इधर जा रही है, इधर इलेक्ट्रॉन है तो करंट उसके अपोजिट बहता है। तो देखो करंट के लिए भी इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। अरे बस में बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन आंसर होगा। अरे बात समझ में। पॉजिट्रॉन क्या होता है ये मैंने कभी नहीं बताया। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन कहते हैं। दरअसल पॉजिट्रॉन जो होता है इस पर चार्ज 1 होता है, ठीक है, चार्ज +1 होता है, लेकिन इसका मैं इसको अच्छे से बताऊंगा बाद में, ठीक है, गलत बताने से। अभी मैं इसको अच्छे से बताऊंगा कभी पॉजिट्रॉन और भी इस पर और भी कई पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आगे हम, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर तो इलेक्ट्रॉन है। आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीज। तो मैग्नीज 25 होता है, इसका मैंने कहा था ना 30 तक याद करने के लिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है कि आप लोगों को देख सकूं कि आप लोगों ने याद किया है नहीं। तो अब 25 है, तो कोई एक लड़का खड़ा उसको बोल सकता है कि पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 हो सकता है, दूसरे ऑर्बिट में 8 हो सकता है, तीसरे में 18 हो सकता है। लेकिन चूंकि 8 2 10 28 हो गया, तो 18 न करके 2 8 10 हो गया और यहाँ 15 डाल देंगे, तो ये मैग्नीज का हो जाएगा। गलत, ये नहीं होगा। अरे बात समझ में, ये नहीं होगा। अभी क्यों नहीं होगा तो इसको मैं अभी ही बताता हूँ, ठीक है, मैं अभी ही आपको बताऊंगा ये चीज कि ऐसा क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या होगा इसका आंसर। तो सबसे पहले 25 है मैग्नीज, तो मैं लिखता हूँ, अभी आपको समझ में ये तो नहीं आएगा लेकिन मैं लिखने जा रहा हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब देखो यहाँ पर 3d1 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है, ये होगा। तो पहले ऑर्बिट में कितना 2, दूसरे ऑर्बिट में कितना 6 और 2 8, तीसरे ऑर्बिट में कितना, तीसरा ऑर्बिट ये है, ये प्लस ये है ना, क्योंकि 3s 3p 3d, तो 6 2 8 और 8, एक मिनट यहाँ पर, एक मिनट, हाँ सही है, 2 8 6 2 8 8 5 13, तीसरे ऑर्बिट में 13 और चौथा ऑर्बिट का केवल एक ही है, तो यहाँ पर 2, तो ये होगा किसका, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप समझ रहे हो कि ये तो आप उल्टा बता रहे हो बड़ा, इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या बता रहे हो। तो दरअसल मैं यहीं पर आपको ये भी कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि जो कैल्शियम होता है उसका 2 8 8 2 होता है, और पोटेशियम जो होता है उसको क्या बोलते हैं ना, पोटेशियम को, तो पोटेशियम का भी 2 8 8 1 होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका 2 8 8 2, इसका ऐसे, तो मैं भी तुरंत आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। दरअसल होता क्या है कि हम जैसा सोच रहे हैं उतना ये आसान नहीं है। मैंने पहले ही कहा था पहले क्लास में कि एटम बहुत ही रहस्यपूर्ण है। जो अभी ऑर्बिट आप पढ़ रहे हो, ऑर्बिट्स होते हैं 1 2 ऑर्बिट, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है और वेव और पार्टिकल दोनों की तरफ बिहेव करता है। पार्टिकल अगर यहाँ पर आप सोचोगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तब तक यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, कहीं और मिलेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाम की एक चीज होती है, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये चीज आपको, तो फिर श्रोडिंगर नाम के एक वैज्ञानिक आए, श्रोडिंगर, उन्होंने अपना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिया और उन्होंने कहा कि दरअसल ये जो ऑर्बिट है, जैसे ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, तो इस ऑर्बिट के अंदर भी गाइस ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स, इसको कुछ ऐसे समझो कि हर ऑर्बिट एक घर है, पहला ऑर्बिट एक घर हुआ, इसके अंदर कमरे हैं,
तो इसके अंदर एक ही कमरा है, वो कमरा क्या है, एस का है। दूसरा ऑर्बिट भी दूसरे ऑर्बिट में आते हैं, ये भी एक घर है, इसके अंदर कितने कमरे हैं, तो एस कमरा है, 2 कमरे, एस और पी 2 कमरा है। तीसरा ऑर्बिट पे आते हैं, तो तीसरा ऑर्बिट ये घर है, तीसरा ऑर्बिट भी ये घर है, तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, इसमें मतलब 3 कमरे हैं, एस पी और डी 3 कमरे हैं। चौथे ऑर्बिट में आते हैं तो इसमें 4 कमरे हैं, एस पी डी और एफ। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। तो होता क्या है कि अब श्रोडिंगर ने कहा कि हर ऑर्बिट के अंदर भी ऑर्बिटल्स हैं, आ रही बात समझ में। तो एस पी यहीं से आता है, अरे बात। और एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, डी में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है। अब आप कहोगे कि 5 का आप क्यों नहीं बता रहे हो, तो दरअसल 5 का भी वही हाल है। अब ज्यादा सब में बाकी जितना 6, 7, 8 जो भी आएगा सब में केवल अब 4 ही कमरे होंगे, जितने घर भी आएंगे बनेंगे डी एफ। अरे बात समझ में। और इसका जो एनर्जी, अब एटम हमेशा चाहता है कि वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाए, ठीक है। तो इसीलिए 1s फिर 2s 2p 3s 3p, अब 3d नहीं 4s, क्योंकि 4s का जो एनर्जी है वो 3d से कम है। ये कहाँ से आता है, अफबाउ प्रिंसिपल से आता है। आ रही बात समझ में। 3d का एनर्जी ज्यादा है 4s से, ठीक है। ये चीज आप समझ लो, मैं ऐसे अभी नहीं देता हूँ कुछ। 1s का एनर्जी सबसे कम है, उससे ज्यादा 2s का, उससे ज्यादा फिर 2p का, फिर 3s का, फिर 3p का, फिर उससे ज्यादा एनर्जी 4s का, 4s से फिर 3d का, फिर 3d से आपका किसका है 4p का, फिर 4p से किसका है 5s का। ऐसे करते करते चले जाओगे। आ रही बात समझ में। तो जब भी मैंने कैल्शियम के बारे में बोला तो कैल्शियम में कितने हैं 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहला मैंने भर दिया 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, फिर 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 2p6 2 2 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 18। अब बात आती है कि 3d में भरे या 4, क्योंकि 3d2 भी तो हो सकता है, लेकिन चूंकि 3d का एनर्जी ज्यादा है 4s से, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा 4s ऑर्बिटल में जाने की कोशिश करेगा। आ रही बात समझे। ये 4 चौथा वाला कमरा है, तो इस ऑर्बिटल में जाने की कोशिश करेगा, इसलिए यहाँ 4s2 हो जाता है। और इसलिए, और चूंकि ये चौथा क्वांटम नंबर है, इसको क्या बोलते हैं क्वांटम नंबर। ऐसे ये sp-df जो है ना, इसको एंगुलर क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं अब आप कहो कि एनर्जी कम क्यों होता है, आप अपने से कह दो कि एनर्जी कम होता है, आप पूछ सकते हो सवाल, बिल्कुल सही है। तो एनर्जी निकाला जाता है, दरअसल आप ये हायर क्लास में पढ़ना, n+l से निकाला जाता है, ठीक है। अब मैं इसमें पूरा लेक्चर चला जाएगा, ओके। सो n+l से निकाला जाता है, जैसे कि n=1 ये पहला ऑर्बिट, n=2 ये दूसरा ऑर्बिट, n=3 ये तीसरा ऑर्बिट। और s का वैल्यू, s के लिए l का वैल्यू कितना होता है 0, p के लिए l का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। d के लिए l का वैल्यू कितना होता है 2, और f के लिए l का वैल्यू कितना होता है 3। आ रही बात समझ में। तो अब देखो, तो 4s का जो एनर्जी होगा वो कितना होगा n+l कितना होगा। अब n का वैल्यू 4 है और प्लस l है, और s के लिए l का वैल्यू कितना है 0 है, तो टोटल 4 इसका एनर्जी होगा। लेकिन वहीं 3d के लिए कितना एनर्जी हो जाएगा n+l, तो यहाँ इस पर भी होगा। अब n का वैल्यू कितना है 3, और प्लस d के लिए l का वैल्यू मैंने कहा था कि 2 होता है, तो कितना हो गया 5। देखो तो 4s का एनर्जी कम है 3d से, 4s का 4 है, 3d का 5 है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाने की कोशिश करा। यही हाल इसमें भी होता है, क्या पोटेशियम में भी किए है, तो बाकी सब इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरेंगे, ऐसे ही भरते जाएंगे, ऐसे ही भरते जाएंगे, यहाँ के कितना हो जाएगा 18 हो जाएंगे, और 19वां यहाँ भरेगा, क्योंकि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19 होता है, तो इलेक्ट्रॉन 19 होंगे, तो ये चीज हो गया। उसी तरह से मैंने अभी मैग्नीज के बारे में कहा, मैग्नीज ही था ना Mn, मैग्नीज। तो मैग्नीज में 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2, ये 2 ऑर्बिट में, ये दूसरा ऑर्बिट में ये 2 ऑर्बिटल्स है, पहला ऑर्बिट में 1 ऑर्बिटल्स है। अब तीसरा में आते हैं 3s2 3p6, ठीक है। अब 4s2 फिर
अब देखो 4s2 तो भर गया, कितने हो गया, 2 2 4 6 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 2 12 12 6 18 2 20 और मैग्नीज 25 होता है, तो यहाँ 3d5 हो जाएंगे। तो देखो तो कितना हो गया, 2 6 2 8 और 6 2 8 और 5 13 और ये 2, चौथा में ये 2 ही है, चौथा देख रहे हो एक क्वांटम नंबर 4 ही है ना, तो इसीलिए बोला मैंने ऐसा। मैं जानता हूँ आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी इतना मतलब आप समझ जाओगे तो क्लास में इसका ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है इन चीजों का। लेकिन इसे मैंने ये भी बता दिया कि क्यों कैल्शियम और पोटेशियम का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अजीबोगरीब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, ठीक है। और मैं एक चीज और बता दूं कि मैग्नीज है ना, तो मैग्नीज का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी ऑर्बिटल में, इसीलिए इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जिस भी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा उसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। अभी पीरियोडिक टेबल होता तो मैं आपको दिखा सकता था, एक मिनट में पीरियोडिक टेबल थोड़ा देखता हूँ इसमें है कि नहीं। पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल लैंग्वेज है, इसमें पीरियोडिक टेबल नहीं है शायद मेरे ख्याल से, सॉरी इसमें पीरियोडिक टेबल भी नहीं है मेरे पास। और जिस भी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा उसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। जिस भी एलिमेंट्स का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाएगा उसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। और जिस भी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जाएगा उसको एफ ऑर्बिटल में जाएगा उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। सो गाइस ये चीज ध्यान देना, और बस यही है और बताना चाहता था। बहुत लंबा खींच गया लेकिन फिर भी अच्छा था, आप इसको बार बार रिवाइंड करके देखना। ये क्लास 11 लेवल का है, ये 11 में सब चीज पढ़ाई जाती है, ठीक है, 10 में भी उतना नहीं है। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आएगा फिर भी आप थोड़ा कोशिश करना समझ जाओगे। अब एक चीज देखो, मैंने पहले ही कहा था कि जो कैथोड रे ट्यूब लेते हैं उसमें लो प्रेशर रखते हैं, तो लो प्रेशर इज मेंटेन इन द डिस्चार्ज ट्यूब टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। गलत, इंक्रीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा तो फिर तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैथोड रे से उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जो गैस होंगे ये से टक्कर खाते जाएगा, बहुत सारे गैस होंगे, ठीक है, तो फिर तो वो एनोड तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जो कैथोड से जो शुरू हुआ, कैथोड से, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन का बीम शुरू हुआ, बीच में तो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस होते हैं लो प्रेशर पे, तो अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो एनोड तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। आ रही बात समझ में? फिर क्या होगा कि एनोड रे ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हाई इलेक्ट्रॉन बीम है ये इन गैसों के एटम से टकरा जाएंगे और उनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देंगे, और वहां पर वो जो गैस का एटम है वो पॉजिटिव बन जाएगा। आ रही बात समझ में? तो पहला तो गलत है, इंक्रीज आयोनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गलत। ये तो ज्यादा गैस रहेगा तब आयोनाइजेशन ज्यादा हो जाएगा। और तीसरा क्या है, डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द रेज कमिंग फ्रॉम द कैथोड, ये सही है, क्योंकि लो प्रेशर करने का मतलब है कि गैस का जो वॉल्यूम है उस कैथोड ट्यूब के अंदर, मैं दिखा देता हूँ, देखो ये जो कैथोड ट्यूब है, क्योंकि लो प्रेशर करने का मतलब है कि इस कैथोड ट्यूब में कम गैस है तभी तो लो प्रेशर है। तो यहाँ से जो कैथोड रे शुरू हुआ, ठीक है, तो अगर लो प्रेशर नहीं रहेगा, लो प्रेशर रहेगा तो कम से कम आपको डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द रे कमिंग फ्रॉम द, एक मिनट क्या कर रहा है, डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द रे कमिंग फ्रॉम द कैथोड। लो प्रेशर, सॉरी ये सी सही नहीं होगा, क्योंकि सी में अगर हाई प्रेशर होगा तभी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, यहाँ तो बस लो प्रेशर है। तो लो प्रेशर में केवल क्या होगा कि इंक्रीज आयोनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इसके लिए हम लोग करते हैं, लो प्रेशर इसलिए मेंटेन किया जाता है डिस्चार्ज ट्यूब में, ताकि जो गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनका आयोनाइजेशन को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। आ रही बात समझ में? इंक्रीज आयोनाइजेशन इन गैस मॉलिक्यूल्स। आ रही बात समझ में? ये नहीं होगा कि इंक्रीज द नंबर, ये तो तब होगा जब हम हाई प्रेशर रखेंगे, और ये भी तब होगा जब हाई प्रेशर रखेंगे। बाकी डी का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव दे रहा है, तो बी ऑप्शन सही है, इंक्रीज आयोनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। आ रही बात समझ में? आयोनाइजेशन जितना ज्यादा होगा, एनोड रे भी इसी से उत्पन्न होते हैं। सो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इफ द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इंक्रीजेस देन एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो गया अल्फा पार्टिकल का तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। आप सोच के बता सकते हो कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा अगर अल्फा पार्टिकल, जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने जो अल्फा पार्टिकल लिया था, तो अगर हमने अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया तो उसके डिफ्लेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसका क्या आंसर दे सकते हो। आप
सोच के बताओ। कुछ लोगों को लगेगा इंक्रीज होगा, लेकिन ये डिक्रीज होगा। दरअसल क्या होता है कि डिफ्लेक्शन जो है वो मास और चार्ज दोनों पर डिपेंड करता है, इनफैक्ट स्पीड पर भी डिपेंड करता है। ये वेलोसिटी लिखना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो इसका जो डिविएशन है, एंगल ऑफ डिविएशन है, मैंने कहा था ना कि जब भी अल्फा पार्टिकल कोई इलेक्ट्रॉन पर जाकर टकराता है तो वो 90 डिग्री से किसी कम एंगल पर जाकर डिफ्लेक्ट करता है। ऐसा दिख रहा था, मैंने वो दिखाया भी था उस क्लास में। तो यहाँ डिक्रीज कर देगा, इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का अगर स्पीड इंक्रीज होता है तो एंगल डिविएशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब इंक्रीज क्यों नहीं करेगा, ये आप में से कोई मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में, प्लीज बताना थोड़ा सा, ठीक है। Mass of two isotopes of element differ from 2 units, A and A plus 2. Average atomic mass is 0.5 more than the lower mass of the number. What could be the ratio of the two isotope? तो मान लो कि N1 रेशियो है, N1 is to N2 रेशियो में होता है, तो हम क्या करेंगे, N1 into A प्लस N2 into A plus 2 बटा 100 इज इक्वल टू 0.5 प्लस ए कर देंगे। आ रही बात समझ में? क्यों, मैंने बताया था ना कि मान लो आइसोटोप किसको कहते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर डिफरेंट है भी, एक का ए है, एक का ए प्लस 2 है। तो अगर ए N1 क्वांटिटी में नेचर में पाया जाता है तो N1 into ए प्लस और ए प्लस 2 मास वाला N2 क्वांटिटी में नेचर में पाया जाता है तो N2 into A plus 2, और वही तो रेशियो भी हो गया N1 is to N2 बटा 100 इज इक्वल टू 0.5 प्लस ये कर देंगे। क्यों किया 0.5? क्योंकि कहा है कि एवरेज एटॉमिक, यही तो होता है एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। आइसोटोप में एवरेज एटॉमिक मास यही तो होता है। तो एवरेज एटॉमिक मास कितना का है, 0.5 मोर देन द लोअर मास। लोअर मास कितना है, ए है, और ए का 0.5 मोर है तो 0.5 प्लस ए हो जाएगा। यहाँ से N1 इस टू का N1 और N2 का रेशियो आ जाएगा आपको। यहाँ से N1 अपन N2 निकाल लेना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि N1 इस टू N2 का रेशियो कितना आया है। हालांकि मैं आपको आंसर बता देता हूँ यहाँ पर। अब चूंकि इतना मैं करूंगा तो फिर बहुत ज्यादा इसका टाइम चला जाएगा, और इससे और इम्पोर्टेंट चीज मुझे आपको बताना है। सो इसीलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर कितना है आपको, आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। लेवल 2 का सेकंड क्वेश्चन नंबर आपका 3:1 आता है, ठीक है। 3:1 आएगा, आप इसको देख लेना, 3:1 आएगा, ठीक है। सो गाइस ये कुछ क्वेश्चंस है। हालांकि मैं और इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि और इसमें बताया जा सके कि 16 क्वेश्चन नंबर हो गया। If the average atomic mass of chlorine is 35.5, then find the abundance of two isotopes of the chlorine which have the mass 35 and 37। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 35 का, एक मिनट, 35 और 37 एबंडेंस है। तो क्या पूछा मुझसे कि फाइंड द परसेंटेज एबंडेंस ऑफ द टू आइसोटोप। अब ये उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको बना नहीं देता हूँ, मैं इसको बना ही देता हूँ। 35 इंटू N1 प्लस 37 इंटू 100 माइनस N1 अपॉन 100। क्योंकि अगर ये, चलो x लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या? x% में एग्जिस्ट करता है। 35% जो मास वाला जो क्लोरीन है, अगर नेचर में x% अति में एग्जिस्ट करता है तो 37 मास वाला जो क्लोरीन है वो 100 माइनस x में करेगा और बराबर 35.5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो तो 35x प्लस 37 100 माइनस 37x इज इक्वल टू 3550। तो कितना हो जाएगा, इसको यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 माइनस 150 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस आप जो भी कैंसिल ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, मैथ्स में गलत माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ से दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 75। तो आपको पता चला कि जो 35 मास वाला जो क्लोरीन है वो नेचर में कितना परसेंट एग्जिस्ट करेगा, 75%, और जो 37 मास वाला जो क्लोरीन है वो नेचर में कितना परसेंट में एग्जिस्ट करेगा, 25%। आ रही बात समझ में? यानी कि अगर 100 ग्राम नेचर में अगर 100 ग्राम क्लोरीन है, ठीक है, तो उसमें 75 ग्राम क्लोरीन किसका मिलेगा, जिसका मास 35 होगा, ठीक है, और बाकी 25 ग्राम किसका मिलेगा, 37 ग्राम
वो 37 एटॉमिक मास वाला क्लोरीन का। मैंने कहा ना कि 2 आइसोटोप होता है। आइसोटोप्स किसको कहते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, उसको आइसोटोप कहते हैं। तो एक का 35 है, सॉरी 25 बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, 35 है, एक का 37 है। तो 35 वाला जो एटॉमिक मास है वो कितना परसेंट नेचर में मिलेगा? 75%। और जो 37 वाला जो मास है वो कितना नेचर में मिलेगा? 25%। सो गाइस ये चीज हो गया। अब व्हाई डिड थॉमसन एज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन ए पॉजिटिव मास बट नॉट द आइदर वे? ये मैं बता चुका हूँ, आप प्लीज लेक्चर देखना, पीछे का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, बना दूंगा इसका। दरअसल थॉमसन ने क्या कहा था कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, उसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड होते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं कहा थॉमसन ने कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होगा एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज इम्बेडेड होते हैं? ऐसा क्यों नहीं कहा थॉमसन ने? ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि अगर ऐसा कहते तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाते वे। उस समय तक इतना पता चल चुका था कि एटम क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, और प्लस में बहुत सारा जो, जैसे कि अगर किसी मेटल को मान लीजिए हीट करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना चालू हो जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो जरूर इम्बेडेड होंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। या फिर करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन को इम्बेडेड होना जरूरी है, तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। इस केस में इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, पूरा स्फीयर ही नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, तो फिर फ्लो कौन करेगा? फिर अगर मेटल को हीट करेंगे तो कौन बाहर निकलेगा, कैसे बाहर निकलेगा? तो इसीलिए थॉमसन ने इस तरह से बोला कि नेगेटिव चार्ज जो है वो इम्बेड होता है यूनिफॉर्मली। ये क्या है? यूनिफॉर्मली, मैं लिख देता हूं, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड। यूनिफॉर्मली, ध्यान देना, यूनिफॉर्मली, इन्हें कि नॉन यूनिफॉर्मली। एक तरफ ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज नहीं हो सकता, पूरी तरह यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर हो गया। और ये क्या है? यूनिफॉर्मली। हालांकि ये सही है, ये थॉमसन ने दिया था, ये नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? ये सवाल था। यूनिफॉर्मली नेगेटिवली, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है, आ रही बात समझ में? क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर इलेक्ट्रॉन है कहाँ, और इलेक्ट्रॉन नहीं तो फिर करंट कहाँ से होगा? मेटल को हीट करेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन, और भी ये दो ही नहीं, और भी कई उदाहरण, आपको बहुत सारी चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। न्यूट्रलिटी तो एक्सप्लेन हो पा रहा है कि एटम न्यूट्रल होगा, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव है, इसमें भी हो पा रहा है, दोनों में न्यूट्रलिटी, लेकिन बाकी वो चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ऐसे उन्हें 1903 में ये चीज दिया था, अपनी एटॉमिक थ्योरी जो भी हो, कि स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर का थ्योरी दिया था जोसेफ जेम्स थॉमसन ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्या होता अगर रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल की जगह एल्युमिनियम फॉयल ले लिया होता? तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ता? तो देखो, तो एल्युमिनियम फॉयल अगर उन्होंने ले लिया होता, तो अगर उन्होंने एल्युमिनियम फॉयल ले लिया होता तो क्या होता कि चूंकि एल्युमिनियम का जो मास है, एटॉमिक मास है एल्युमिनियम का, एटॉमिक मास एल्युमिनियम का वो क्या है? कम है। किससे? एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड। गोल्ड का एटॉमिक मास कितना होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? तो एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड, गोल्ड का क्या होता है? यही होता है, यही होता है ना, गोल्ड का सिंबल यही होता है। सो यही पक्का ना, यही होता है ना, क्योंकि Ag जो भी हो। सो अब क्या होगा कि एल्युमिनियम फॉयल है, गोल्ड फॉयल है, तो जब हमने एटॉमिक मास कम कर दिया, गोल्ड फॉयल की जगह एल्युमिनियम फॉयल ले लिया, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मास कम हो गया है। अब जब अल्फा पार्टिकल एक्सट्रैक्ट करेगा इससे, मान लो एल्युमिनियम फॉयल को एक्सट्रैक्ट करेगा अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल एक्सट्रैक्ट करेगा, तो अब चूंकि मास कम हो गया इस एटम का, तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो कम होगा। आ रही बात समझ में? तो जितना अब डिफ्लेक्शन क्या होगा? कम होगा। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? लेस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। पहले ज्यादा मास था, पहले गोल्ड था, गोल्ड का फॉयल था, तो गोल्ड का एटॉमिक मास बहुत ज्यादा होता है एल्युमिनियम से, और कितना होता है आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे,
तो अब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। और रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह कब काम करता है, जब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हो, ज्यादा हो। तो इसीलिए क्या हम एल्युमिनियम फॉइल लेंगे, नहीं लेंगे। आ रही बात समझ में। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कब अच्छा से काम करेगा, जब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा हो। लेकिन ये तो एल्युमिनियम फॉइल लेने पे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन तो और कम हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि एटॉमिक मास कम हो जा रहा है, ठीक है, और चार्ज भी कम आपको पाया जाएगा, ठीक है। एटॉमिक मास क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। इस चीज को आप ध्यान देना कि आप फिर आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो ये चीज क्लियर है। अब आते हैं, ये क्लासिक एक चीज है, इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ऑर्बिट ए टू ऑर्बिट बी इट लूजेस एनर्जी। ये सभी जितने क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज किए, मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को ढूंढ निकाला है, और मैं सब क्वेश्चन तो नहीं बना सकता, फिर आपके लिए बचेगा क्या। तो if an electron jump from orbit A to orbit B, it loses energy, and if it jumps from C to B, it gains energy। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्बिट A से ऑर्बिट B में, ठीक है, ऑर्बिट B में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो लूज कर रहा है, याद करना, लूज कर रहा है। इसका मतलब ऑर्बिट A का एनर्जी ज्यादा है, तभी तो ऑर्बिट, सॉरी यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ ऑर्बिट ए से ऑर्बिट बी में जब जा रहा है तो क्या हो रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्बिट ए का एनर्जी ज्यादा है, तभी तो एनर्जी बाहर निकालना पड़ रहा है ऑर्बिट बी में आने के लिए, क्योंकि ऑर्बिट बी का एनर्जी कम है। और फिर क्या लिखा हुआ है कि एंड इफ इट जम्प्स फ्रॉम सी टू बी इट गेन्स एनर्जी, और सी से बी के बीच में जंप कर रहा है तो एनर्जी गेन कर रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी याद करना, एनर्जी क्या हो रहा है, गेन कर रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सी ऑर्बिट है उसका एनर्जी क्या है, कम है, क्योंकि सी से बी के बीच में जंप कर रहा है। याद रखना, सी से बी के बीच में जंप कर रहा है तो एनर्जी गेन कर रहा है। इसका मतलब कुछ एनर्जी गेन करना पड़ेगा ना, तभी तो बी में जाएगा। इसका मतलब बी का जो एनर्जी है वो ज्यादा है सी से। आ रही बात समझ में। अगर लूज, आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये जो मैं, आप पहले के लेक्चर देखोगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा मैं कितना इसको बताऊं। देखो ये हालत कुछ ऐसा है यहाँ पर कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखो मैंने कहा था ना कि न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर जाओगे उतना एनर्जी बढ़ते जाता है। तो यहाँ ए का एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ए से कम एनर्जी बी का और बी से कम एनर्जी सी का है इस क्वेश्चन में, ठीक है, जैसा कह रहा है क्वेश्चन। तो इसीलिए ए से बी के बीच में जाने के लिए हमें एनर्जी लूज करना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इसका एनर्जी ज्यादा, इसका एनर्जी कम है। तो इस इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी में लाने के लिए हमें एनर्जी लूज करना पड़ेगा। और फिर कह रहा है कि सी से बी के बीच में आने के लिए क्या कहा है, एनर्जी गेन करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पहले वाले ऑर्बिट, मान लो ये दूसरे ऑर्बिट, ये तीसरे ऑर्बिट, तो ये सी ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट क्या है, सी है। तो सी से बी के बीच जाने में हमें एनर्जी गेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बी का एनर्जी ज्यादा है, सी का एनर्जी लो है। आ रही बात समझ में। तो अब क्या पूछा है, अरेंज द ऑर्बिट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, न्यूक्लियस से इंक्रीज ऑर्डर होता है, सबसे पहले छोटा ऑर्डर करेंगे, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो सबसे नजदीक कौन है, सी है, ठीक है, और सी से फिर न्यूक्लियस से दूरी पर कौन है, बी है, और बी से फिर कौन दूरी पर है, ए है। तो सबसे दूर पर ऑर्बिट ए है, उससे कम दूरी पर बी है, और सबसे कम दूरी न्यूक्लियस से किसका है, ऑर्बिट सी का है। इसको फिर से बार बार देखना। दरअसल ये बोर एटॉमिक मॉडल का ही एक एप्लीकेशन है, बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। मैं इसको बार बार समझाने का टाइम बहुत ज्यादा, बोर्स एटॉमिक मॉडल का ही एक एप्लीकेशन है, ठीक है। हमारी बात समझ में। वीडियो को बार बार प्ले स्पीड कम करो, बार बार रिवाइंड करके देखो मैंने क्या क्या किया है। और मैंने डायग्राम तो बना ही दिया है। जो पहला जो ऑर्बिट है वो सी का है, दूसरा ऑर्बिट बी का है, तीसरा ऑर्बिट ए का है। दो ही चीज हो रहा है ना, या तो एनर्जी गेन हो रहा है, एनर्जी लूज हो रहा है। एनर्जी गेन कब करेगा, जब वो आपको एनर्जी गेन कब करेगा, आपको पता है एनर्जी गेन कब करेगा, जब वो लोअर से हाई ऑर्बिट किया आएगा, लो से हाई ऑर्बिट किया आएगा। और एनर्जी लूज कब करेगा, जब हाई से लो ऑर्बिट किया आएगा। ये रटना नहीं है, आपको बस समझना है।
एनोड रे इज ऑल्सो प्रोड्यूस एलोंग विद कैथोड रे इन डिस्चार्ज ट्यूब अंडर लो प्रेशर। जस्टिफाई, ऐसा इसलिए होता है, बहुत ही सिंपल सा कारण है, क्योंकि जब कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन की बीम निकलती है तो पहले से इसमें जो गैस प्रेजेंट होता है लो प्रेशर पे, उसके एटम को ये जो हाई इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट कर देते हैं, नॉकआउट कर देते हैं। जैसे कि ऐसे कैथोड रे का बीम जा रहा है कैथोड रे का, तो यहाँ पर इसके अंदर लो प्रेशर में कोई गैस है, कोई भी गैस हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तो जब ये इसे एटम से टकराती हैं तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कर रहा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे होते हैं। तो इतनी एनर्जी इस कैथोड रे के पास है कि ये मान लो पहले ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को हटा दे तो यहाँ पर जगह खाली हो जाएगा। अरे बात समझ में, तो जगह खाली हो जाएगा तो इसे तो इलेक्ट्रॉन हट गया, तो अब इस ओवरऑल एटम पे कितना चार्ज बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा अधिकतर, ये पॉजिटिव आयन हो गया ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अब घट गई है। तो यही तो एनोड रे है। अरे बात समझ में, यही तो एनोड रे हो। एनोड क्या, पॉजिटिव रे को ही एनोड रे कहते हैं ना, ठीक है। ये जो कैथोड रे है उस गैस के अंदर के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे, पहले ऑर्बिट से जरूरी नहीं है, दूसरे ऑर्बिट से भी कर सकती है। अरे बात समझ में, लेकिन यहाँ दूसरी ऑर्बिट में करने के लिए, नॉकआउट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि दूसरी ऑर्बिट का एनर्जी ज्यादा होता है पहले ऑर्बिट से। ऐसा क्यों होता है हम आगे देखेंगे, ठीक है, और भी बहुत मजेदार बातें हम देखेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो अभी ओवरऑल एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बचा ना, क्योंकि अब न्यूट्रॉन तो केवल न्यूक्लियस में है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो अब न्यूट्रॉन ज्यादा संख्या में हो गए इस गैस वाले एटम में, तो यही तो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और इसी को एनोड रे कहते हैं ना। सो इसीलिए कैथोड रे के साथ साथ एनोड रे भी प्रोड्यूस होते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट गैसेस कैन प्रोड्यूस डिफरेंट कलर इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। क्यों? क्योंकि डिफरेंट गैसेस का जो कैथोड रे, डिफरेंट गैसेस जो होते हैं उनका जो रेडिएशन होता है, जो आपको जो फ्रीक्वेंसी होता है, तो अब मान लो उस गैस में पहले कार्बन था, जैसे कि मान लेते नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, अलग अलग गैस लिए डिस्चार्ज ट्यूब में हमने, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आप मान लो कोई और गैस है, कोई भी मान लो दो ही गैस लिए, तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स में जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन और फोर्स होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। क्या सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको मान लो इसमें Fn लग रहा है और दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो FO है, तो क्या Fn बराबर FO होगा? नहीं, ये गलत है ना, अलग अलग गैस है ना, तो अलग अलग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, अब ये नाइट्रोजन का मान लो अति है, ठीक है, एटम, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये नाइट्रोजन का है और ये ऑक्सीजन का, ये न्यूक्लियस हो गया और ये ऑर्बिट कर दिया मैंने, ये ऑक्सीजन का है। तो अब जब कैथोड रे निकलेगा तो इसको एक्साइट करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट अलग एनर्जी लगाना पड़ेगा और इसमें अलग एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो इसके अलग एनर्जी लगाने से अलग अलग एनर्जी एमिशन होगा, एनर्जी रेडिएशन अलग अलग होगा। तो आपको पता है ना कि विजिबल रे जो होते हैं, विजिबल रे, कोई मुझे बता सकता है कि विजिबल रे कहाँ से कहाँ तक नैनोमीटर तक मिलते हैं? लगभग 480 नैनोमीटर से लेकर शायद 600 नैनोमीटर तक कुछ मिलते हैं, अगर मैं गलत ना हूँ तो, और ज्यादा शायद हो सकते हैं 600 650, लेकिन अब इतना नहीं पढ़ना है। तो हर विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट किसको कहते हैं? विव गियोर। क्या है ये? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इन सब लाइट का अपना एक एनर्जी होता है गाइस। तो जब इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन एटम के किसी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करता है, हटाता है, तो एनर्जी एमिट होती है। मैंने बताया था ना E बराबर h/nu। तो इसी एनर्जी, जब एनर्जी रेडिएट होती है और वो इस कलर के रेंज में है तो कलर बाहर निकलेगा, वो कलर हमें दिखेगा। विकिपीडिया के पेज पे आप जाओगे तो आप डिस्चार्ज ट्यूब में कलर को देखोगे तो वो इसी के कारण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं उसी। अब ऑक्सीजन के केस में अलग होगा, यहाँ कुछ अलग एनर्जी रेडिएशन होगा। जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो यहाँ कुछ अलग एनर्जी रेडिएशन होगा, तो यहाँ कुछ अलग कलर दिखेगा, क्योंकि हर कलर का एनर्जी अलग अलग है, ठीक है। जैसे ग्रीन, ये
रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, इसलिए रेड का हम लोग सिग्नल के यूज में प्रयोग करते हैं। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है क्योंकि दूर तक भी दिखता है रेड। और एनर्जी बराबर क्या होता है, hc/λ। ये बाद में देखूंगा। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ गैस है। तो जितना ज्यादा लैम्डा होगा एनर्जी उतना ही कम होगा। तो दरअसल रेड लाइट का एनर्जी कम होता है, लेकिन रेड लाइट का वेवलेंथ जो है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। आ रही बात समझ में। रेड लाइट का जो एनर्जी वो सबसे कम होता है, लेकिन रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। आ रही बात समझ में। इस तरह से आप समझ सकते हो। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसकी टेंशन मत लो, ये आगे पढ़ना है। तो मैं बता रहा हूँ यही चीज कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन के नॉकआउट होने से अलग अलग एनर्जी के रेडिएशन एमिट होते हैं। और जो कि एनर्जी कोरस्पॉन्ड करती है कलर से, और हर एक कलर का अलग अलग एनर्जी है, तो इसलिए हमें अलग अलग कलर दिखते हैं। डिफरेंट गैसेस कैन प्रोड्यूस डिफरेंट कलर इन डिस्चार्ज ट्यूब। आ रही बात समझ में। क्योंकि अलग अलग गैसों के अलग अलग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं तो अलग अलग चीजें होती हैं। आ रही बात समझ में। अलग अलग इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं तो अलग अलग एनर्जी ऑफ एमिट होते हैं, उस एनर्जी रेडिएशन होते हैं। E बराबर h न्यू। एच यहाँ प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी है। तो ये बस समझ में आ रही है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलेशन बिटवीन एनर्जी इमिटेड बाय एटम एंड कलर ऑफ डिस्चार्ज। इनफैक्ट आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है, शायद आपको दिख रहा होगा ये चीज। ठीक है, ये 4 नंबर है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये चीज। फिर अब आप देखो, इफ इतना एंड इतना, ये 2 एलिमेंट दिए हुए हैं, जिसका एक पॉजिटिव, इसका प्लस अति है। ठीक है, एक का पॉजिटिव +1 चार्ज है और एक पर +1 यहाँ पर भी होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव से ही होते हैं अगर गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट करना रहता है फॉर्म में तो। ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल नहीं लेते हैं अमूमन। और एक का कितना है एटॉमिक नंबर, 1 से, दूसरे का एटॉमिक मास y है, दूसरे का एटॉमिक नंबर x-1 है और एटॉमिक मास y-2 है। वे टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की जगह अगर हम ये 2 ये लेते हैं, ये लेते हैं, तो विच वुड बी बेटर। और कौन, तो मैंने कहा था कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करने के लिए डिफ्लेक्शन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो जिसका चार्ज, अब हम लोग देखेंगे जिसका चार्ज ज्यादा है। आ रही बात समझ में। हम लोग क्या देखते हैं, मैंने कहा था ना कि डिफ्लेक्शन किस पे आधारित होता है, मास और चार्ज पे होता है। तो अगर चार्ज कम है, चार्ज क्या है, कम है, तो चार्ज अगर कम रहेगा, आप समझ रहे हो इस बात को, चार्ज कम रहेगा तो क्या डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? क्या आप इसको बता सकते हो कि डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा? तो लाइटर पार्टिकल जो होते हैं वो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करते हैं। लाइटर पार्टिकल्स क्या होते हैं, ज्यादा डिफ्लेक्शन को शो करते हैं। तो ये लाइटर है, इसका एटॉमिक नंबर भी कम है इससे, देख रहे हो, x-1 है और एटॉमिक मास भी कम है। तो लाइटर पार्टिकल्स क्या होते हैं, ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करते हैं। मैंने पहले ही कहा था लाइटर पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो ज्यादा डिफ्लेक्शन को शो करते हैं। अरे बात समझ में। तो इसीलिए हम लोग B+1 x-1 और y-2 इस एलिमेंट को प्रीफर करेंगे। ठीक है, ताकि ज्यादा डिफ्लेक्शन हो। अब आप ये मत कहना कि पिछले वाले में तो एल्युमिनियम फॉइल आपने लेने से मना कर दिया था क्योंकि एल्युमिनियम फॉइल का एटॉमिक मास कम था गोल्ड से। दरअसल बात वहां फॉइल की थी। ठीक है, यहाँ पर अल्फा रे की बात हो रही है। बात समझो गाइस, अल्फा रे को रिप्लेस करने की बात हो रही है। यहाँ पर क्या होता है कि जितना अल्फा रे को रिप्लेस होने की बात हो रही है, यहाँ पर जितना कम चार्ज का और जितना लाइटर पार्टिकल होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, लाइटर पार्टिकल में ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है, ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन। ठीक है, और अगर फॉइल की बात हो रही है तो अगर गोल्ड की जगह एल्युमिनियम ले लोगे तो एल्युमिनियम का तो मास कम है, तो अब क्या होगा, डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा क्योंकि मास कम हो गया है। तो जो रे आ रही है उसका अलग फंडा है और फॉइल को चेंज करोगे तो उसका अलग फंडा है। और फिर एक चीज पहले भी हमने पढ़ा था कि अगर अल्फा रे की वेलोसिटी को अगर बढ़ा दिया जाए तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो घटेगा। ठीक है, मैंने पहले ही बनवाया हुआ था। तो ये चीज हो गया। तो अब बाकी आयनाइजेशन को देख ले एक बार, आयनाइजेशन क्या होता है। तो बस मैंने एक एग्जांपल बता दिया। आयनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन एटम और ए मॉलिक्यूल एक्वायर ए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफन इन कंजंक्शन विद अदर केमिकल चेंजेस। इलेक्ट्रॉन के गेन या लूज जब होता है तो उसको आयनाइजेशन कहते हैं। जैसे Cl- इसका आयनाइजेशन हो गया है। ठीक है, Na+ ये आयोनाइज्ड है,
ठीक है, ये आयन है। ठीक है, द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड आयन। जैसे फ्लोरोसेंट लैंप में, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, रेडिएशन थेरेपी, इस सब में आयनाइजेशन होता है। ठीक है, आपके घर में जो बॉल जलता है CFL, वहाँ फ्लोरोसेंट लैंप वही ना यूज होता है। फ्लोरोसेंट लैंप में आयनाइजेशन होते रहता है। ठीक है, जब हाई वोल्टेज आता है तो उस गैस के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, और उस गैस इलेक्ट्रॉन के एक्साइट होने से वो ऑर्बिट चेंज करता है। ऑर्बिट चेंज करके एनर्जी गेन या लूज होता है। ठीक है, तो उसी दौरान फोटोन का रिलीज होता है और वहीं से लाइट जलता है हमारा CFL बल्ब। आप इसको स्पेसिफिक चार्ज हो गया, इसको आप अति लिख लो डेफिनेशन। तो यहाँ से हमारा लगभग एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म होता है। आप बताना जिस क्वेश्चन में दिखा था, आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हमने कैथोड रे ट्यूब के बारे में पढ़ा, सबसे पहले एटम के बारे में पढ़ा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा, फिर हमने कैथोड एक्सपेरिमेंट पढ़ा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पढ़ा, प्रोटॉन पढ़ा, न्यूट्रॉन का खोज पढ़ा, रदरफोर्ड का अल्फा रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा, बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा, आइसोबार, आइसोटोप पढ़ा, फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स पढ़ा, वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ा, और क्या पढ़ा, और क्या क्या पढ़ा हमने, और तो बस इतना ही था ना, और इतना ही था, मेरे ख्याल से इतना ही था। हमने लगभग हर चीज कवर किया। ठीक है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए, आप भी पूरे क्वेश्चंस बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन बनाने से ही आपको फायदा होगा। थ्योरी को बार बार रिवाइज करो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस। अगर ये अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, चैनल पर विजिट करो, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। हैव अ गुड डे अहेड।